Good morning students and my dear friends, today is 10th of May 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सक्सेस इज नॉट अबाउट एंड रिजल्ट्स, इट्स अबाउट व्हाट यू लर्न along the way। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, ओवरसीज रियल्टी बाइज अंडर RBI स्क्रूटनी। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS और ODI रूट्स को इनिशिएट किया था जिससे कि इजी मूवमेंट हो सके रेमिटेंसेस बिटवीन द कंट्रीज। और जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भी इन्वेस्टर्स को, बायर्स को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ना करनी पड़े, इसके लिए लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जिसको LRS के नाम से भी और ODI रूट्स का गवर्नमेंट RBI ने लॉन्च किया था। और कई बार न्यूज़ में हम LRS के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। इसी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की वजह से हमें रिसेंटली रेमिटेंसेज में इंक्रीज देखने को मिला था, उस डेटा को भी हमने कवर किया था। तो ये तो बात रही रिसेंटली जो RBI ने ये LRS और ODI रूट्स लॉन्च किए हैं। इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखने को भी मिल रहे हैं। उसी नेगेटिव इम्पैक्ट को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस किया है। सो RBI के अकॉर्डिंग जो ODI रूट को यूज़ करते हुए कुछ कंपनीज जो हैं वो ओवरसीज़ डेस्टिनेशंस में रियल इस्टेट के जो असेट्स हैं उनको परचेज कर रही हैं और इसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना कंसर्न है। और ये दोनों ही स्कीम, चाहे LRS की बात करें चाहे ODI की बात करें, दोनों ही स्कीम अलग अलग टाइप की एंटिटीज़ के लिए लॉन्च करी गई थी टू फैसिलिटेट द मनी ट्रांसफ़र। अगर हम LRS की बात करें तो ये अप्लाई होती है इंडिविजुअल्स पर, नॉट एंटिटी, नॉट कॉर्पोरेट्स, नॉट कंपनीज, इंडिविजुअल्स लुकिंग टू रेमिट मनी अब्रॉड। और उसके लिए भी लिमिट सेटअप है अप्रॉक्सीमेटली $2,50,000 पर पर्सन पर ईयर। तो मैक्सिमम LRS लिमिट जो है वो $2,50,000 पर पर्सन पर ईयर है। अगर ODI रूट्स की बात करें, इसका पर्पस था कि जो कंपनीज हैं, जो ट्रस्ट हैं, वो भी ईजिली ट्रांसफ़र कर सके मनी, और उनके लिए जो लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन पर ईयर है। तो इसमें अब कुछ जो है वो लूप होल्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम वेल्दी इंडिविजुअल्स की बात करें, रिच इंडिविजुअल्स की बात करें, तो वो क्या करते हैं, वो जनरली कंपनीज क्रिएट कर लेते हैं, ऑफिसेस क्रिएट कर लेते हैं ओवरसीज जस्ट टू इंक्रीज देयर लिमिट। क्योंकि अगर हम देखें तो ODI रूट्स में 1 बिलियन की लिमिट है जो कि कंपनीज और ट्रस्ट के लिए, जबकि यही लिमिट LRS सिस्टम में जो इंडिविजुअल के लिए लॉन्च करी गई तो उसमें केवल 2,50,000 रुपये की है। तो जो वेल्दी इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, दे ऑफन क्रिएट द कंपनीज और द फैमिली ऑफिसेस टू मैनेज देयर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। और जो ये लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसको इफेक्टिवली साइड स्टेप कर देते हैं। तो LRS में जो 2,50,000 की लिमिट सेट है वो फिर वो इंक्रीज होकर के 1 बिलियन पर ईयर तक पहुंच जाती है जब जो इंडिविजुअल्स हैं, फैमिली और ऑफिसेस क्रिएट कर देते हैं। और RBI के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो ODI रूट्स है और जो LRS रूट्स हैं, इनको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह का रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना यूज़ किया जाए। एंड ड्यूरिंग रिसेंट इंटरेक्शन विद ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स said buying real estate as an investment is not permitted under this LRS और ODI रूल। और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का एक पूरा ड्राफ्ट भी इशू किया था, एक सेट भी इशू किया था कि क्या क्या ODI के रूल्स हैं, जिससे कि जो कंपनीज, ट्रस्ट इन्वॉल्व हैं और जो ODI को यूज़ कर रहे हैं उनको क्लैरिटी रहे कि उन्हें कितना मनी ट्रांसफ़र करना है और किस पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र करना है। बट इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं, फैमिली ऑफिसेस क्रिएट कर ले रहे हैं और उसके थ्रू $1 बिलियन तक का जो रेमिटेंसेज है वो कर रहे हैं। और वो रेमिटेंसेज रियल स्टेट परचेज के लिए यूज़ किया जा रहा है, ओवरसीज रियल स्टेट असेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। और उसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना कंसर्न है। प्रोबेबली अपकमिंग टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ODI रूट्स और LRS को लेकर के कुछ और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स को लेकर के आए। एज ऑफ नाउ दिस इज द इन्फोग्राफिक्स। Wealthy individuals often create companies or family offices to manage their overseas investment, and UK, Singapore, USA, Mauritius, Netherlands
ऐसे टॉप डेस्टिनेशंस कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडियंस जो हैं वो ODI रूट्स को यूज़ करते हुए रियल स्टेट के एसेट जो हैं वो बाई कर रहे हैं. सो दिस इज़ द comparative study between the countries as well as between two among the countries or between two financial years, financial year 22 और financial year 23. तो देख सकते हैं कि हर important country में जो individuals हैं, wealthy individuals हैं, they are buying the real estate assets by using the loopholes of ODI and LRS. तो let us see RBI जो है वो क्या डिसीजन लेता है, क्या आगे जा करके इसको कब करने के लिए क्या मेजर्स लाता है. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर. अडानी फर्म्स लूज UN ग्रीन इंडोर्समेंट. अडानी ग्रुप की 3 कंपनीज ने, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी है, उसने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडोर्समेंट जो है, जो UN ग्रीन इंडोर्समेंट है, वो खो दिया है, वो लूज कर दिया है. सो फ्रॉम द लीडिंग आर्बिट्रेटर ऑफ कॉर्पोरेट ग्रीन गोल्स, एंड दिस इज अ ब्लो टू इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट और दिस ग्रुप कि अपने आप को दोबारा से वो रीपोजिशन करे एज अ लीडर इन केस ऑफ इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन फेज. तो रिसेंटली साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SBTI भी बोलते हैं, इट इज़ बेसिकली UN backed group that helps the company to establish the concrete plan to reduce the carbon emission that is consistent with the Paris Agreement targets. तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए UN ने एक ग्रुप स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं हम साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव ग्रुप. और इस ग्रुप का पर्पस ये होता है कि जो कंपनीज हैं, बेसिकली नॉट कंट्रीज, जो कंपनीज हैं उनको हेल्प करे कॉन्क्रीट प्लान डेवलप करने के लिए. किस तरह का कॉन्क्रीट प्लान? टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन. अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी से, अपने बिजनेस एक्टिविटी से मिनिमम करे कार्बन एमिशन. इसके लिए कॉन्क्रीट प्लान जनरेट करने के लिए ये ग्रुप जो है वो कंपनीज को हेल्प करता है. और रिसेंटली इस पर्टिकुलर साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव ग्रुप ने अपना डेटा बेस या अपनी लिस्ट पब्लिश करी है ऐसी कंपनीज की जो एक्शन ले रही, कंपनीज टेकिंग एक्शन ऑन द रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन प्लान. और उस पर्टिकुलर लिस्ट में से अडानी ग्रुप की 3 कंपनीज का नाम नहीं है. अडानी ग्रीन्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स. तो इन तीनों ही कंपनीज को उस पर्टिकुलर कंपनीज की लिस्ट से हटा दिया है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव ग्रुप ने, जिसका सीधा मतलब है कि UN जो ग्रीन इंडोर्समेंट है अडानी ग्रुप को जो पहले मिला हुआ था, क्योंकि अडानी ग्रुप जो है वो उन कंपनीज की लिस्ट में आ रही थी कि जो कि कॉन्क्रीट प्लान डेवलप करते हैं, जो कि ट्राई कर रहे हैं, जो कि एफर्ट्स लगा रहे हैं कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में. और वो एफर्ट जो है वो पेरिस एग्रीमेंट्स टारगेट से इंक्लाइंड हैं, अलाइंड हैं. और कैसे रिमूव किया? बेसिकली टाइम टू टाइम जो SBTI ग्रुप है ये इंटरनल असेसमेंट करता है. किस बेसिस पर इंटरनल असेसमेंट करता है? जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है, जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, सबमिटेड इंफॉर्मेशन होती है कंपनीज की, उसकी इंटरनल असेसमेंट होती है. और उसी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर ये कंक्लूड किया जाता है कि पर्टिकुलर कंपनी जो है वो कन्फर्मिटी में है कि नहीं. कन्फर्मिटी ऑफ व्हाट? कन्फर्मिटी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट टारगेट. और रिसेंटली जो अडानी ग्रुप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको एनालाइज करके SBTI ग्रुप ने ये फाइनलाइज किया है कि एज ऑफ नाउ इन तीनों कंपनीज को कंपनीज टेकिंग एक्शन की लिस्ट से रिमूव कर दिया जाए. इनका UN ग्रीन एंडोर्समेंट जो है वो फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया. अब क्वेश्चन ये होता है इसका फ़र्क क्या पड़ेगा अडानी ग्रुप में? इसका फ़र्क पड़ेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड में. बेसिकली जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो सस्टेनेबल माइंडेड हैं, जो सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो SBTI स्टैम्प देखकर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेते हैं, इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करते हैं. तो अडानी ग्रुप बेसिकली ऐसे ओवरसीज इन्वेस्टर से अगर कोई फंड रेज करना चाहता है तो अब उस अडानी ग्रुप की इन 3 कंपनीज को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका UN ग्रीन एंडोर्समेंट जो है वो ले लिया गया है वापस. और किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर SBTI ने बेसिकली ये डिसीजन लिया? तो इसी सेम मंथ में एक न्यूज़ चली थी, एक इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि अडानी ग्रुप वॉज यूजिंग द स्टॉक फ्रॉम ग्रीन कंपनीज एज अ कोलेट्रल to finance its controversial coal mining projects. So basically अडानी ग्रुप की जो ग्रीन कंपनीज के जो स्टॉक्स थे उनको एज अ कोलेट्रल अडानी ग्रुप यूज़ कर रहा था फंड रेज करने के लिए. और वो फंड किस चीज़ के लिए रेज किया जा रहा था? वो फंड रेज किया था कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए. तो इसी इन्फॉर्मेशन और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन को फिल्टर इन करते हुए SBTI ने अडानी ग्रुप का ये ग्रीन टैग है जो वो छीन लिया है. तो अब जो सस्टेनेबल माइंडेड इन्वेस्टर्स हैं जो SBTI स्टैम्प देखते हैं, 500 ESG फंड्स में लिस्टेड कंपनीज को देखते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, उसका इम्पैक्ट अब हमें अडानी फर्म्स के फाइनेंसिंग
और फंड्स अवेलेबिलिटी पर देखने को मिलेगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। mRNA बूस्टर पैनल सीक्स डेटा। जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऐसी पहली इंडियन कंपनीज है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जिसने mRNA वैक्सीन डेवलप करी है। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। और उसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे। फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल था जो अप्रॉक्सीमेटली 90 दिनों तक चला। उसके बाद से जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ने सोचा कि इसके लिए अप्लाई कर दिया जाए इस पर्टिकुलर mRNA वैक्सीन के अप्रूवल के लिए। तो ड्रग रेगुलेटर के सामने इस पर्टिकुलर वैक्सीन के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दिया था और उस एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद जो ड्रग सेफ्टी पैनल है, जो ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि पहले कंपनी को अपना फेज 3 जो क्लिनिकल ट्रायल है उसका डेटा सबमिट करना पड़ेगा। और इस डेटा को रिव्यू करने के बाद, उस डेटा को देखने के बाद ही जो ड्रग सेफ्टी पैनल है वो डिसाइड करेगा कि कंपनी को या कंपनी की इस mRNA वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो बेसिकली जेनोवा ने बूस्टर डोज के लिए अप्रूवल मांगा था कि उसका जो mRNA वैक्सीन है, जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है कोविड वैक्सीन, उसको एज अ बूस्टर डोज यूज़ किया जाए इन हेटेरोलॉगस मोड, और उसके लिए उसने एप्लीकेशन दिया था। लास्ट ईयर पुणे बेस्ड कंपनी Gemcovac 19 was got the approval as a homologous mode vaccine where same slot is used for first as well as the second doses. तो बेसिकली इस तरह की जो होमोलॉगस मोड में जो वैक्सीन ही आती हैं उनमें सेम शॉट, यानी कोई बूस्टर या कुछ नहीं था, सेम शॉट ही यूज़ होता है, बस उसको कुछ टाइम डिफरेंस में एज अ फर्स्ट और सेकेंड डोज की तरह दिया जाता है। रिसेंटली इंडिया में जेमकोवैक 19 है उसको अप्रूवल मिला। उसी को देखते हुए mRNA में जो वैक्सीन डेवलप करी है जेनोवा ने, उसके लिए अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दिया था। अभी तक जेनोवा ने फेज़ 2 के जो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 140 सब्जेक्ट्स पर किए गए थे, उसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI एक्सपर्ट पैनल के सामने शो किया है। पर DGCI और जो अदर पैनल मेंबर्स हैं उन्होंने थर्ड फेज का जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए उसके रिजल्ट्स भी मांगे हैं। फिलहाल के लिए जो जेनोवा है वो ये कोशिश कर रही है कि जो अभी जो उसका डोज जो अप्रूव किया जाए mRNA वैक्सीन का, उसको एज अ बूस्टर डोज भी, सिंगल बूस्टर डोज भी दिया जाए फॉर स्पेशली फॉर ओमिक्रॉन वायरस। तो फिलहाल के लिए जो रेगुलेटरी पैनल है, जो एक्सपर्ट पैनल है, जो ड्रग रेगुलेटर पैनल है, उसने बोला है कि फर्स्ट वी रिव्यू द सेफ्टी डेटा ऑफ क्लिनिकल ऑल द क्लिनिकल ट्रायल्स इंक्लूडिंग फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 एंड इफ इट फाउंड सेटिस्फैक्टरी देन वी विल रिकमेंड इट फॉर final note to DGCI. So let us see whether Genova will get this approval or not. अभी तो फिलहाल के लिए क्लिनिकल जो ट्रायल 3 हुआ था उसके डेटा को सबमिट करना है। आप देख लेते हैं सब शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम में। दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट गवर्नमेंट प्ले अगेंस्ट RIL। तो कृष्णा गोदावरी जो बेसिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्री लेड कंसोर्शियम के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्यूसडे को गवर्नमेंट की जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया है। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री है उसने दिल्ली हाई कोर्ट में दस्तक दी थी, किसके बाद? आफ्टर द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पैनल्स डिसीजन। क्या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने पैनल था उसने क्या डिसीजन दिया था? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पैनल हैड बेसिकली रिजेक्टेड इट्स फाइन of $1.55 बिलियन ऑन RIL और अदर कंसोर्शियम मेंबर्स। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने फाइन लगाया था रिलायंस इंडस्ट्री लेड कंसोर्शियम में $1.55 बिलियन का, उस फाइन को इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पैनल ने रिजेक्ट कर दिया है। और ये फाइन गवर्नमेंट ने क्यों लगाया था? गवर्नमेंट ने कहा था कि जो कृष्णा गोदावरी जो माइंस हैं उससे जो गैस, जो नेचुरल गैस, जो ऑयल के रिजर्व आ रहे हैं उसको RIL लेड कंसोर्शियम जो है बिना पूछे बिना परमिशन के सेल कर रहा है। तो उसी के बाद से ये फाइन लगाया गया था रिलायंस लेड कंसोर्शियम में। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पैनल ने उस पर्टिकुलर फाइन को रिजेक्ट कर दिया है और उसी पर्टिकुलर पैनल के डिसीजन को लेकर के जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पटिशन डाला था और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस पटिशन को डिसमिस कर दिया है। सो इट इज बेसिकली अ विन सिचुएशन फॉर RIL लेड कंसोर्शियम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड व्हिच सेज इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैव ब्राइटेंड। तो फिश ने रिसेंटली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर के अपनी कुछ फाइंडिंग्स, अपने कुछ फोरकास्ट पब्लिश किए हैं। जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने जो इंडिया की रेटिंग रखी है वो अभी भी BBB- रेटिंग रखी है, BBB- रेटिंग विथ स्टेबल आउटलुक ऑन इंडियाज लॉन्ग टर्म सोवरेन डेट। तो ये पोजीशन है, ये आउटलुक है फिच रेटिंग एजेंसी का।
So basically, Fitch long-term credit ratings are assigned on an alphabetical scale, starting from AAA to D. And this was first introduced in 1924. And we can divide these ratings into two grades. First grade is investment grade and second is the non-investment grade. तो AAA से लेकर के BBB तक की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यानी ऐसी कंट्रीज़ जिनको AAA से लेकर के BBB यानी AAA और BBB तक की रेटिंग मिली है, वो कंपनीज़, वो इकोनॉमीज़ इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कैटेगरीज में आती हैं। और BBB के नीचे यानी BB, सिंगल बी, CC, CC, C, RD, D, ये तरह की जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आती हैं एज पर द फिच क्लासिफिकेशन। और अगर हम इस इन्वेस्टमेंट ग्रेड की बात करें जो कि इंडिया को मिला है BBB-, दिस इज द लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड। एंड इन अप्रैल 2019 फिच असाइन इंडिया द ग्रेड ऑफ BBB- विद स्टेबल आउटलुक फॉर 13th टाइम इन अ रो, और यही स्टैंड जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि इस बार फिच ने बोला है कि इंडिया के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो स्ट्रेंथन हुए हैं, वो ब्राइटन अप हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो स्पीड अप कर दिया है, वो इनिशिएट कर दिया, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से पिछले कुछ टाइम से स्लो डाउन था। तो प्राइवेट सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज कर दिया। स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। बिकॉज ऑफ दिस इंडिया का जो आउटलुक है, आउटलुक हेयर मीन्स जो इकोनॉमिक आउटलुक है, जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो ब्राइटन अप हुए हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टाइम। एंड दिस इज ऑन द बैक ऑफ इंप्रूवमेंट इन कॉर्पोरेट बैंक बैलेंस शीट, जो कि रिसेंटली इंडियन बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक्स हैं उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी इंप्रूव हुई है, क्योंकि एनपीए को लेकर के कई सारे मेजर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिए थे। उसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट जिस तरीके से कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है इन ऑर्डर टू डेवलप मोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसकी वजह से भी जो इंडिया में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ब्राइटन अप हुए हैं। तो लास्ट मंडे को फिच ने बोला कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी ग्लोबली with approximately 6% GDP growth rate for financial year 24। और इसका जो रीजन साइड का, that is a resilient investment prospect by private sector, strong corporate and bank balance sheets, as well as the infrastructure drive by government of India। हालांकि कुछ जो चैलेंजेस हैं, डाउन साइड चैलेंजेस हैं, उनको भी टारगेट करते हुए, उनको भी एड्रेस करते हुए फिच ने बोला है कि इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, सबड्यूड ग्लोबल डिमांड, ऑल दीज विल ऑल्सो इम्पैक्ट द डिमांड कंडीशंस इन इंडिया, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगी। एंड दैट इज वाई BBB- रेटिंग जो है वो इंडिया को दी गई है। हालांकि पीयर कंट्रीज जो हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया जो है वो रेजिलिएंट है, उसके एक्सटर्नल फाइनेंसेस रेजिलिएंट हैं, और आगे आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो ब्राइटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर करेगा, ऐसा फिच ने बोला है। ऑल्दो रेटिंग को भी फिलहाल के लिए कोई चेंज नहीं दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 24th फोरकास्ट बाय डिफरेंट मल्टीलैटरल और डोमेस्टिक एजेंसीज। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। इकोनॉमिक सर्वे ने 6.5% का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है, RBI 6.4, ADB 6.4, वर्ल्ड बैंक 6.3, S&P 6.0, Fitch 6%, OECD 5.9, IMF 5.9। So let us see. This is all about financial year 24। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट इंडस्ट्री मीट टू फोकस ऑन ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन ऑफ ड्रग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इंडस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, उनको May 16 को बुलाया है एक डे लॉन्ग मीटिंग के लिए। और क्या एजेंडा है मीटिंग का? तो अगर हम की इश्यूज़ की बात करें तो ड्रग प्राइसिंग और ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन TMR को लेकर के इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकते हैं इस अपकमिंग मीटिंग में। और अगर बॉडीज़ की बात करें तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ऑफिशियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड सेवरल इंडस्ट्री बॉडी वुड अटेंड दिस मीटिंग or would be attending this meeting। And as of now this trade margin rationalization is going to be the very important issue। इसके अलावा स्टीलिंग प्राइस के चेंजेस को लेकर के भी डिस्कशन हो सकता है इस मीटिंग में। लेट्स वेट फॉर दिस मीटिंग। जब डिसीजन होगा तो हम इस पर्टिकुलर मीटिंग के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे न्यूज एनालिसिस में। दिस इज ऑन द टेबल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्री टू डिस्कस प्राइस रिलेटेड इशूज, TMR रिलेटेड इशूज, रैशनलाइजेशन ऑफ TMR especially for widely used medicines may bring down the prices, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है।
Issues around DPCO 2013 implementation to be taken up into this meeting. Selling price. Consider price of one brand in case of multiple brands of the same drug from the same company. So these are the important issues that are going to be discussed in upcoming meeting. अब देख लेते हैं article number 7 that is given on page number 6 of business standard. Trade unions that file returns hit a record low in 2019. सो व्हाट इज ट्रेड यूनियन, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम डिस्कस करें तो ट्रेड यूनियंस को हम लेबर यूनियंस के फॉर्म में भी जानते हैं इंटरचेंजेबली। हालांकि यहाँ पर एक की पॉइंट आपको जानने की जरूरत है, ट्रेड यूनियन जो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस को भी हम ट्रेड यूनियंस ही बोलते हैं। जब हम स्पेसिफिकली मेंशन करें कि लेबर यूनियन है तो इसका मतलब वो वर्कर्स की यूनियन, अदरवाइज एम्प्लॉयर्स की यूनियन को भी ट्रेड यूनियन ही कहा जाता है। So if we talk about the labor union or trade union are basically the organization formed by workers from a related fields that work for a common interest of its member. They help the worker in issues like fairness of pay, good working environment, hours of work and benefits. And basically they represent the cluster of workers and provide a link between management and the workers. And the very basic purpose of these trade unions or labor union is to look into the grievances of the wagers and present a collective voice in front of management. Hence, it acts as a medium of communication or link of communication between the worker and the management. तो ये तो बात रही ट्रेड यूनियंस की, ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं। अब देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो अगर हम देखें ट्रेड यूनियंस पर ट्रेड यूनियन एक्ट एप्लीकेबल होता है और उस एक्ट कहता है जो ट्रेड यूनियंस होती हैं उनको कुछ मैंडेटरी फाइलिंग करनी पड़ती है, रिटर्न्स जो है अपने फाइल करने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक परपेचुअल एंटिटी होती है और कई सारे उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं एज एन आर्टिफिशियल एंटिटी। तो अगर हम उसी फाइलिंग को देखें या फाइलिंग का डेटा देखें तो द टोटल नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस दैट फाइल्ड रिटर्न इन 2019 मोर देन हाफ टू a record low of 2311 from the previous year। और किसने डेटा पब्लिश किया है? एनुअल डेटा पब्लिश किया है लेबर ब्यूरो ने, जहां पर लेबर ब्यूरो ये बताया कि 2019 में कितनी ट्रेड यूनियंस ने रिटर्न फाइल किए थे और इसके बाद हर ईयर कितनी कितनी ट्रेड यूनियंस ने रिटर्न फाइल किए हैं। और अगर डेटा को और डीपली एनालाइज किया तो हम क्लियरली देख सकते हैं 1996 में अप्रॉक्सीमेटली 7,242 यानी 7,242 ट्रेड यूनियंस थी जो कि रिटर्न फाइल करती थी, मीन रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस थी, जो कि 2013 में रिड्यूस होते होते 2,534 रह गई, यानी 2,534 इन नंबर्स रह गई। और अगर 2019 का डेटा देखें तो 2019 में जो ट्रेड यूनियंस हैं जिन्होंने रिटर्न सबमिट किए हैं वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई हैं। और अगर उनकी मेंबरशिप देखें तो उनकी मेंबरशिप भी पिछले 9 सालों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। अप्रॉक्सीमेटली 6.2 मिलियन की मेंबरशिप या ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप्स है लेबर के पास, डिफरेंट ट्रेड यूनियंस, जो कि 2018 में अप्रॉक्सीमेटली 12.1 मिलियन थे। 2018 में अप्रॉक्सीमेटली 12.1 मिलियन जो वर्कर्स थे उन्होंने ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर रखी थी, कोई भी ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर रखी थी, जो कि 2019 में ये नंबर रिड्यूस होकर के 6.2 मिलियन यानी आधा पहुंच गया है। एंड मीनवाइल द एवरेज मेंबरशिप पर यूनियन हैज इंक्रीज टू 2,675 in 2019 from 2,537 in 2018। तो एवरेज मेंबरशिप जो पर यूनियन है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन जो टोटल मेंबरशिप है, जो एम्प्लॉयज़ या जो लेबर हैं जो किसी न किसी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करके रखते थे वो नंबर डिक्रीज हुआ है। तो बेसिकली जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड डेटा है इसको कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो विद द लैग। और इसका कंपाइलेशन कौन करता है? लेबर डिपार्टमेंट्स करते हैं डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत जितनी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उनको एनुअल स्टैट्यूटरी रिटर्न जो है वो सबमिट करना पड़ता है ऑन देयर फाइनेंशियल्स एंड मेंबरशिप स्टेटस टू द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। और उसी के अकॉर्डिंग ये ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं जो कि रिटर्न रजिस्टर्ड कर रही हैं उनका नंबर ईयर बाय ईयर डिक्रीज कर रहा है और जो टोटल मेंबरशिप है वो भी डिक्रीज कर रही है। एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी डेमोक्रेटिक सेटअप, क्योंकि ट्रेड यूनियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहां पर लेबर्स के राइट को इंश्योर करने के लिए ट्रेड यूनियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। So this is the data or infographic from 2010 to 2019. Blue bar indicates the registered union
Orange bar indicates the union submitting returns and this red bar indicates the total membership and black bar indicates the average membership per union. So you can just have the glimpse of it. और हम देख सकते हैं क्लियरली 2018 में जो रजिस्टर्ड यूनियन उनका नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। जबकि अगर रिटर्न फाइलिंग की बात है तो रिटर्न फाइलिंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इवन डिक्रीज ही रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर लेबर मार्केट और लेबर डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया बेस्ट डेस्टिनेशन वैष्णो टू चिप फर्म्स। तो रिसेंटली पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जिस तरीके से सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज देखने को मिली, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि चिप और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के केस में इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बनेगा और इसके लिए कई सारी पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फैब्रिकेशन के लिए डीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी और उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को या इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है डिफरेंट फोरम्स में जो है वो अपना प्रमोशन करती है। तो इन अ मेजर आउटरीच टू यूएस कंपनीज स्पेशली इन सेमीकंडक्टर स्पेस, आईटी एंड our communication minister Mr. Ashwini Vaishnaw has met the top executive of global US companies और वहाँ उन्होंने इंडिया को एज अ बेस्ट डेस्टिनेशन पोर्ट्रे किया है कि इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली यूएस कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं, सेमी कंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो दिस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेस। और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में 3 जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो बहुत की ब्लॉक्स हैं इन कंप्लीट सप्लाई चेन ऑफ सेमी कंडक्टर, यूएस, ताइवान और नीदरलैंड। तो फिलहाल यूएस में विजिट किया है हमारे जो आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो बेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर यूएस कंपनीज टू एस्टैब्लिश देयर प्लांट्स और देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स इनटू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप और सेमीकंडक्टर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ₹900 करोड़ स्टॉक ट्रैवल एजेंट सीक्स गवर्नमेंट हेल्प। तो जो गो फर्स्ट का इंसॉल्वेंसी क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से जो की एसोसिएशन है ट्रैवल और टूरिज्म कंपनीज का, उसने ये क्लेम किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ जो हैं वो स्टक हैं उनके इन गो फर्स्ट एयरलाइन इन द फॉर्म ऑफ एडवांसेस एंड फॉरवर्ड बुकिंग्स। और इनके रिफंड के लिए इस पर्टिकुलर एसोसिएशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी है। रिसेंटली कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि जो गो फर्स्ट है वो ट्रैवल और जो ट्रैवलर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं जिन्होंने प्री एडवांस बुकिंग कर रखी है, उनका जो रिटर्न है फंड वो रिटर्न करें। उसी को लेकर के जो एसोसिएशन है ट्रैवल और टूरिज्म कंपनीज के, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन दी कि अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ रुपए जो हैं उनके वो स्टक हैं गो फर्स्ट में इन द फॉर्म ऑफ एडवांसेस एंड फॉरवर्ड बुकिंग्स। और कौन सा ये एसोसिएशन है? द ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम TAII भी जानते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 2500 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो उसने कल सिविल एविएशन मिनिस्टर से मीटिंग करी है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने। दे आर आस्किंग फॉर द गवर्नमेंट हेल्प, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस टू गेट दिस अमाउंट ऑफ रिफंड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HC होल्ड ट्रिब्यूनल्स वर्डिक्ट फेवरिंग RIL इन गैस सेल केस। तो ये न्यूज़ हम मिनट में कवर कर चुके हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पटिशन थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलायंस RIL को एक्यूज़ किया था फॉर ड्रेनिंग गैस फॉर देयर डिपॉजिट्स एंड मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, उस पर्टिकुलर पटिशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो प्रोबेबली अब RIL लेड कंसोर्शियम को किसी भी तरह का कोई भी फाइन नहीं देना होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 2021 में हैदराबाद बेस्ड एक फर्म थी, स्मॉल फर्म थी, बोल सकते हैं स्टार्टअप था, जिसको ग्रीन रोबोटिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। उसने एक सिस्टम लॉन्च किया था जिसको नाम दिया था इंद्रजाल। एंड कंपनी का क्लेम था दैट दिस इज द वर्ल्ड ओनली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोनॉमस एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम। और अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये इंद्रजाल जो रोबोटिक है ये कवर करता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एंटी ड्रोन कैपेसिटी। आज के टाइम में ड्रोन जो है बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ हो रहा है, सिविल यूज़ भी है और उसका वॉर में भी उसका यूज़ हो रहा है। तो उसको ड्रोन्स के अगेंस्ट जो एंटी ड्रोन कैपेसिटी डेवलप करने की बात है, जहाँ पर ड्रोन को डिटेक्ट किया जा सके और उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके, इस तरह के सिस्टम को 2021 में एक स्मॉल हैदराबाद बेस्ड फर्म ने डेवलप किया था। ग्रीन रोबोटिक्स है उस पर्टिकुलर फर्म का, और उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया था इंद्रजाल। And on Tuesday, this particular small firm went a step further, completing the acquisition of command, control, communication, computer intelligence, surveillance, and targeting platform for this first of its kind indigenous defense technology company। तो बेसिकली एक एंटी ड्रोन डिफेंस कैपेसिटी है जिसको डेवलप करने के लिए कंपनी काम कर रही है। प्रॉबेबली अभी इस 2021 में तो उसका डेवलपमेंट हुआ था इंद्रजाल का, लेकिन नाउ दिस पर्टिकुलर system has become more advanced in terms of computer intelligence, control, command, communication, surveillance,
and other issues. So Indradjal is the world only anti-drone system that can defend against all classification and all level of autonomous drone. और इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हो सकती है, और इंडिया के लिए ही नहीं, अदर कंट्रीज के लिए भी, अगर इंडिया इस एंटी ड्रोन कैपेसिटी, एंटी ड्रोन डिफेंस कैपेसिटी में आगे डेवलपमेंट करता है या R&D करके इसमें अपनी पोटेंशियल को इन्हांस करता है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्टली, प्राइवेट बैंक्स नेट फॉल 10%. सो प्राइवेट बैंक्स रिपोर्टेड अ रोबस्ट प्रॉफिट विद हेल्दी ग्रोथ इन नेट इंटरेस्ट इनकम NII, credit offtake and reduction in provision burden from the quarter ended in Q4 of financial year 23. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक्स ने एक रोबस्ट प्रोफाइल और हेल्दी ग्रोथ रजिस्टर करी है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में। हाउएवर एज अ पार्ट देयर नेट प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड बाय 9.7%, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.7% से डिक्लाइन हुआ है इन कंपैरिजन टू ईयर ऑन ईयर बेसिस। और इसका मेजर रीजन ये रहा है कि देन एक्सिस बैंक पोस्टेड अ लॉस ड्यू टू वन टाइम हेफ्टी चार्ज फॉर द एक्विजिशन ऑफ द सिटी बैंक इंडिया कंज्यूमर बिजनेस। तो एक्सिस बैंक ने एक हेफ्टी एक्विजिशन किया, एक मेजर एक्विजिशन किया सिटी बैंक इंडिया कंज्यूमर बिजनेस का, जिसकी वजह से एक्सिस बैंक ने लॉस रजिस्टर किया है, और उसी का इंपैक्ट हमें ओवरऑल इन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के प्रॉफिट पर देखने को मिला है। 10% का कम प्रॉफिट रजिस्टर हुआ है, नेट फॉल देखने को मिला है इन कंपेरिजन टू द लास्ट ईयर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can go on Business Standard and Mint respective website. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.